आज फतेहाबाद में परिवार जोड़ो अभियान के तहत कुछ कार्यक्रम करने के लिए हम यहाँ पर पहुँचे हैं, लेकिन आप सब साथी तो पहले से ही वाकिफ़ होंगे। फिर भी मैं अपना तजुर्बा आपके साथ शेयर कर दूं कि फतेहाबाद की शानदार सड़कों ने, शानदार सीवर व्यवस्था ने, थोड़ी सी बरसात में भरे हुए पानी ने हम लोगों का खूब स्वागत किया है और फतेहाबाद के आम लोगों को भी इस हालात में परेशान होते हुए हमने खूब देखा। और जो विकास के दावे भारतीय जनता पार्टी की सरकार करती है, उन दावों की पोल खुलते हुए नज़र आई जब मुझे बताया गया कि ये सिर्फ आज के हालात नहीं है। आज तो कुछ देर बारिश हुई, उसकी वजह से 10-15 मिनट की बारिश में सारी सड़कें लबालब हैं, लेकिन पूरा सीवेज सिस्टम, शहर के अंदर विकास की जो स्थिति है उसकी बहुत बुरी हालत है। ये हमारे जिला अध्यक्ष मेरे साथ थे, उन्होंने मुझे बताया। और लोगों के लगातार कहने के बावजूद भी, लोगों के लगातार रिक्वेस्ट करने के बावजूद भी मूलभूत सुविधाएं जो इस इलाके में होनी चाहिए वो मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं। मुझे इसका मुख्य कारण, जो दोनों घटक दल आज के दिन में सरकार चला रहे हैं, उनके बीच में जो नूरा कुश्ती चल रही है, मुझे इसका मुख्य कारण वो नज़र आता है। दोनों के बीच में इस इलाके की चौधर की लड़ाई है। दोनों इस इलाके में अपना प्रतिनिधित्व स्थापित करना चाहते हैं, प्रभुत्व स्थापित करना चाहते हैं। विधायक एक पार्टी से आते हैं और उप मुख्यमंत्री से अपना इलाका बताते हैं, वो दूसरी पार्टी से आते हैं। दोनों के बीच अहंकार की लड़ाई में फतेहाबाद का विकास पिसता हुआ नज़र आ रहा है। ये आज अगर कहें तो गलत नहीं होगा। और सिर्फ विकास नहीं, अगर आप कानून व्यवस्था की स्थिति भी यहाँ पर देखें तो कानून व्यवस्था की स्थिति भी बदहाल है। जिस तरीके की स्ट्रिंजेंट पोजीशन, स्ट्रॉन्ग पोजीशन होनी चाहिए कानून व्यवस्था की, उस तरीके की कानून व्यवस्था की स्थिति नहीं है। लगातार मैं रास्ते में पढ़ रहा था कुछ पिछले दिनों की खबरें, जिसमें लगातार यहाँ पर क्राइम की खबरें रोज़ाना अखबारों में छपती हैं। रोज़ाना कोई ना कोई आपराधिक घटना होती है और पुलिस ऐसे मामलों में हाथ खड़े कर देती है। महिलाओं के खिलाफ अपराध भी लगातार बढ़ रहे हैं और शहर में लूट की वारदात, झगड़े की वारदात, गैंग्स की एक्टिविटी भी लगातार बढ़ रही है। नशे का कारोबार भी इस पूरे इलाके में लगातार बढ़ रहा है। इसलिए मुख्यमंत्री जी से हमारा ये अनुरोध है। कल मैंने पूरे हरियाणा का डेटा भी इस बारे में जारी किया था, अपराध के बारे में। बेरोज़गारी में नंबर 1 प्रदेश मनोहर लाल खट्टर जी हरियाणा को बना चुके हैं और अब मुझे लगता है कि वो क्राइम में नंबर 1 प्रदेश बनाना चाहते हैं हरियाणा को, क्योंकि उत्तर प्रदेश से 2.5 गुना ज़्यादा क्राइम रेट आज के दिन में हरियाणा के अंदर है। ख़ास तौर पर ये इलाका जिसको उप मुख्यमंत्री बताते हैं कि हमारा प्रभुत्व इस इलाके में, हमारी चौधर है, उस इलाके में कानून व्यवस्था की खराब स्थिति और विकास की खराब स्थिति ये बताती है कि अपने अहम की लड़ाई में बीजेपी ने और जेजेपी ने आम लोगों के विकास को खूंटी पर टांग दिया है। आम लोगों के विकास का कोई रास्ता नहीं छोड़ा है, वो रास्ते बंद कर दिए हैं। और साथ ही साथ बेरोज़गारी वाली हालत अब क्राइम की और अब विकास की भी हरियाणा के अंदर होने वाली है, ऐसा हमें नज़र आ रहा है। इसलिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी से और उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी से अनुरोध है कि अपने अपने अहंकार को त्याग करके, अब 4-4.5 साल निकल गए आपकी सरकार के, अपना अहंकार त्याग करके लोगों के विकास की तरफ ध्यान दीजिए। चुनाव के समय आप लोगों की वैसे भी आदत है, उसी टाइम जागते हैं आप। इस जागने में कुछ लोगों का भला हो जाए, इसलिए विकास परियोजनाओं को समय रहते शुरू करें, क्योंकि 6-7 महीने के बाद लोग आपको दोबारा सत्ता में या विधानसभा में देखने के मूड में नहीं है। इसलिए आप समय रहते परियोजनाओं को शुरू करें ताकि चुनाव से पहले कुछ तो विकास कार्य आप अपने कार्यकाल में फतेहाबाद के लोगों को दे करके जा सकें। ऐसा मेरा मुख्यमंत्री जी से अनुरोध है। दूसरा, मुझे ये बताया गया कि आपके विधायक मुख्यमंत्री जी की वाहवाही लूटने के लिए, मैंने सुना भी था, विधानसभा में जाकर के सबसे पहले ये दावा करने वालों में से थे कि पानी निकल गया है पूरा इस इलाके का और किसान दोबारा आसानी से अपनी फसल लगा लेंगे, कोई ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ है। इसके बारे में भी 2 तथ्य
मैं आज सार्वजनिक पटल पे रखना चाहता हूँ। एक तो मैंने आते हुए ही देख लिया रास्ते में कि पानी निकला है कि नहीं निकला है। सड़क किनारे ही सैकड़ों एकड़ ज़मीन में अभी तक भी पानी खड़ा हुआ है, अभी तक भी बाढ़ का पानी निकला नहीं है। दूसरा, जिस घग्गर की वजह से, घग्गर के किनारे टूटने की वजह से इस पूरे इलाके में बाढ़ आई, पंजाब की तरफ घग्गर के सारे किनारों को रिपेयर और पुनः जो पुरानी स्थिति थी उसमें ले आया गया है। बाढ़ के बाद दुरुस्त कर दिया गया है घग्गर के किनारों को। हरियाणा की तरफ अभी तक ये जायज़ा भी सरकारी रिपोर्ट में नहीं आया है कि कितनी जगहों पर घग्गर के तटबंध टूटे थे, उनके रिपेयर को तो भूल जाइए। क्या अगली बारिश का इंतज़ार कर रही है सरकार कि जब अगली बारिश आए, जब दोबारा खेत पानी में डूबें किसानों के, तब ये रिपेयर का काम किया जाएगा? क्या सरकार को किसानों की बिल्कुल परवाह नहीं है? ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इसी से जुड़ा हुआ दूसरा मुद्दा है। यहाँ 40-45 दिन तक किसान संगठन धरना दे करके चंडीगढ़ की तरफ कूच कर गए हैं। कह रहे हैं कि अब चंडीगढ़ में मोर्चा लेना पड़ेगा, तब सरकार सुनेगी। किस चीज़ के लिए मोर्चा लिए हुए हैं किसान? क्योंकि उनको बाढ़ की वजह से जिन खेतों के अंदर पानी भर गया था, फसल खराब हो गई थी, रेता चढ़ गया था, उनमें से किसी भी चीज़ का मुआवजा सरकार की तरफ से नहीं दिया गया और जो मुआवजा देने की प्रक्रिया है उसको भी सही तरीके से पूरा नहीं किया जा रहा है। इसलिए किसान नाराज़ हैं। यहाँ आपके लघु सचिवालय पे देखेंगे तो किसानों के साथ साथ आशा वर्कर भी वहीं धरने पे हैं, आंगनवाड़ी वर्कर भी वहीं धरने पे हैं और आपके ज़िला मुख्यालय का नहीं, हरियाणा के हर ज़िले में ज़िला मुख्यालय का यही हालत है। तो ऐसा लगता है कि धरना प्रदेश में कन्वर्ट होता जा रहा है हरियाणा। किसान धरने पर हैं, क्लर्क धरने पे दोबारा बैठने की धमकी दे रहे हैं, पुलिसकर्मी भी अपनी सैलरीज से खुश नहीं हैं, उनको भी पंजाब के बराबर वेतन चाहिए, आंगनवाड़ी आशा वर्कर्स परेशान हैं, उनको अपने काम के अनुसार मानदेय नहीं मिल रहा है, कॉलेज के अंदर जो टेम्परेरी टीचर्स हैं वो रेगुलर होने की मांग कर रहे हैं, 4700 पद खाली पड़े हैं कॉलेजेस के अंदर, स्कूल्स के अंदर 36,000 पद खाली पड़े हुए हैं। तो पूरी तरह से हरियाणा में अराजकता की स्थिति है, विकास की नैया जो है वो डामाडोल है। इसलिए बहुत सुधार की आवश्यकता है और मुख्यमंत्री जी अगर अगले 6 महीने में अपनी आदतों को नहीं सुधारते हैं, विकास के काम को शुरू नहीं करते हैं, तो हरियाणा की जनता अब ये मन भी बना चुकी है कि वो इनकी सरकार को बदल करके आम लोगों की सरकार अगली बार 2024 में चुने। आप कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं, बता दीजिए। आपके कोई सवाल हैं तो आप कहीं नजर नहीं आ रही रास्ते पे, पूरे हरियाणा में नजर नहीं आ रही, हमारे एरिया में क्या आ रही है। तो आपका रोड मैप क्या है कि आप 2024 का दावा कर रही हो जीतने का, इसका रोड मैप क्या है? देखिए, हमारा रोड मैप बहुत स्पष्ट है। आम आदमी पार्टी बड़ी बड़ी रैलियों में, बड़े बड़े कार्यक्रमों में विश्वास नहीं करती है समय से पहले। आम आदमी पार्टी गांव-गांव में अपना संगठन बनाने की प्रक्रिया में लगी हुई है। उसके बाद हमारे राजनीतिक कार्यक्रम भी होंगे। जैसा मैंने आपको बताया कि अभी हमारा परिवार जोड़ो अभियान चल रहा है। हमने 4000 पदाधिकारी बना के कब अनाउंस किए, कोई शोर शराबा नहीं हुआ उसके बारे में। लेकिन जब शपथ हुई 4000 पदाधिकारियों की, तो भिवानी के अंदर सारे राजनीतिक दल और लोग सरप्राइज थे इसको लेकर के कि इतना बड़ा संगठन कब तैयार हुआ, इतनी विशाल मीटिंग कैसे हुई। इसी तरह से 1 से 1.5 महीने के अंदर हर गांव में 21 सदस्यीय ग्राम समिति आम आदमी पार्टी उसका निर्माण कर लेगी। सभी घरों तक उस समिति के जरिए आम आदमी पार्टी अपनी विचारधारा को पहुंचाएगी। और हमें इस बात में कोई संदेह नहीं कि जब इस ग्राम समिति के पदाधिकारियों का शपथ ग्रहण समारोह हम करेंगे तो उसके बाद शायद आप अपने विचार बदल लें कि धरातल पे नज़र नहीं आ रही, क्योंकि 2 लाख पदाधिकारियों का शपथ ग्रहण समारोह वो होगा जब हम ग्राम समिति के पदाधिकारियों की शपथ अरविंद केजरीवाल जी हरियाणा में आएंगे और शपथ ग्रहण कराएंगे। इसलिए धरातल पर हम उसके बाद जिस तरीके से आप कहना चाहते हैं उस तरीके से राजनीतिक तौर पे हम उसके बाद लगातार नजर आएंगे। हम सबसे पहले संगठन की प्रक्रिया को पूरा करना चाहते हैं, क्योंकि जब तक गांव-गांव में हर बूथ पर मजबूत संगठन नहीं होगा तब तक किसी भी मुद्दे के ऊपर राजनीतिक हवाबाजी करना, राजनीतिक कार्यक्रम करना हमको उचित नहीं लगता। दिल्ली मॉडल की आप हमेशा बात करते हैं, उसे लोग सामने रखने की कोशिश करते हैं, लेकिन दिल्ली जो है वो एक अर्बन बेस्ड एरिया ज़्यादा है सर। वहाँ पे
तो वहाँ लोगों की सोच भी उस तरह से रहती है। उसके मुकाबले हरियाणा में रूरल एरिया ज़्यादा है ऐसा। तो यहाँ को लेके आपके जो वादे हैं और जो वादे आप दिल्ली में करते हैं, हो सकता है वो वादे यहाँ एप्लीकेबल ही ना हो। तो इसको लेके क्या प्लानिंग चल रही है कि हरियाणा को लेके आपके क्या मुद्दे आपके रहने वाले हैं? मैं सबसे पहले आप सब लोगों को शुभकामनाएं देता हूं कि आप लोग दिल्ली मॉडल देख के भी आए और आप लोगों ने खुद उस बदलाव को अपनी आंखों के सामने देखा कि किस तरीके से वहां पर किस तरह से स्कूल्स में, मोहल्ला क्लिनिक्स में किस तरीके से काम हो रहा है। साथ ही साथ मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि यही संशय कहीं ना कहीं पंजाब में भी, मीडिया भी और लोगों के मन में भी था कि दिल्ली का जो अर्बन मॉडल है, क्या वो पंजाब जैसे प्रदेश में जहां पर ग्रामों की प्रमुखता है, गाँव की प्रमुखता है, या हरियाणा जैसे प्रदेश में लागू हो सकता है। मुझे ये बताते हुए खुशी है कि 1.5 साल की हमारी सरकार में पंजाब के अंदर हमने इतने रोज़गार दिए जितने किसी और सरकार ने नहीं दिए। उसके लिए अर्बन और रूरल देखने की ज़रूरत हमको नहीं पड़ी, पूरे पंजाब के लोगों को वो रोज़गार मिले। हमने पंजाब में 117 एमिनेंस स्कूल्स बनाने की शुरुआत कर दी और बहुत सारे स्कूल्स वहाँ पर बना भी दिए। हमने पंजाब के गांव के अंदर वही मोहल्ला क्लिनिक जो आप शहर में दिल्ली में देख करके आए, हमने गांव क्लिनिक 700 गांव क्लिनिक पंजाब के अंदर शुरू कर दिए और हमको उसमें कोई परेशानी, कोई दिक्कत नहीं हुई। हम जिस तरीके से पंजाब में मोहल्ला क्लिनिक को नाम अलग चेंज किया है, गांव क्लिनिक आम आदमी क्लिनिक ही होता है उसका नाम हर जगह पे। वहाँ मोहल्ले में बनते हैं इसलिए मोहल्ला क्लिनिक बोलते हैं, यहाँ गांव में बनते हैं इसलिए गांव क्लिनिक बोलते हैं। आम आदमी क्लिनिक उसका नाम है हर जगह पे। इसी तरह से पंजाब के अंदर जैसे हमने अर्बन एरिया में दिल्ली में वहाँ के हर शहीद को 1 करोड़ रुपए की सम्मान राशि दी, वैसे ही हमने पंजाब के गाँव से जो बच्चे, जो जवान बॉर्डर के ऊपर हमारे देश की रक्षा करने के लिए जाते हैं, उन शहीदों को भी 1 करोड़ रुपए की सम्मान राशि दी। मूलभूत ज़रूरतें, चाहे वो बिजली अर्बन एरिया में 24 घंटे उसकी ज़रूरत हो या वो रूरल एरिया में गांव में किसान को बिजली की ज़रूरत हो, मूलभूत ज़रूरतें पूरे भारत की साझा हैं और ये आम आदमी पार्टी ने अपने अनुभव से महसूस किया है। जिस चीज़ की ज़रूरत अर्बन एरिया में मूलभूत सुविधा के तौर पर होती है, उस चीज़ की और ज़्यादा ज़रूरत ग्रामीण एरिया में मूलभूत सुविधा के रूप में होती है। इसको आप अगर बिजली की ज़रूरत के रूप में देखेंगे तो भी आप पाएंगे कि गांव में उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, उसी पर आपकी मूलभूत जीवन आधारित होता है। इसको अगर आप पानी की सुविधा के तौर पे देखेंगे तो भी आप पाएंगे कि अर्बन एरियाज़ में तो अल्टरनेट हो सकता है, लेकिन गाँव में पीने के पानी की जो समस्या है वो अगर दुरुस्त हो सके तो वो गांव के लोगों के लिए वरदान से कम नहीं है। इसको अगर आप स्कूल के फॉर्म में देखेंगे, अर्बन एरिया में तो फिर भी ऑप्शन कोई दूसरा मिल सकता है, लेकिन गांव में किसान का और गरीब का बच्चा सरकारी स्कूल में ही पढ़ता है, उसके पास ऑप्शंस बहुत अच्छे अवेलेबल नहीं होते हैं। इसलिए स्कूल वाली जो सुविधा है वो भी उनके लिए उतनी महत्वपूर्ण है। और अस्पताल की सुविधा अगर आप देखेंगे तो अर्बन एरिया में तो फिर भी आप किसी दूसरे ऑप्शन के पास जा सकते हो, लेकिन रूरल एरिया में अगर कोई देर सवेर कोई हेल्थ का इशू हो जाता है तो गांव का जो क्लिनिक है, फ्री दवाई, फ्री टेस्ट की जो सुविधा है, वो गांव के अंदर बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए इन सारी चीज़ों के आधार पे हम अपने अनुभव के आधार पे ये कह सकते हैं कि हरियाणा के गांव को भी इन सारी मूलभूत ज़रूरतों की उतनी ही आवश्यकता है जितनी दिल्ली जैसे अर्बन एरिया में है। और इसलिए हरियाणा में भी हमको गांव-गांव में ज़बरदस्त रुझान और आकर्षण लोगों के बीच नज़र आ रहा है। इनेलो और कांग्रेस के बीच नज़दीकियाँ बढ़ रही है, तो आम आदमी पार्टी इसको लेकर क्या रहेगा जी, वो भी साथ चलेगी, क्या है? मुझे लग नहीं रहा कि नज़दीकियाँ बढ़ रही हैं। ये आपने मुझसे सवाल पूछा है, मैंने अभी तक जितना हाँ तो मुलाकात के बारे में मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि जो ये चौधरी देवीलाल जी का बहुत बड़ा कद था, वो बहुत बड़े व्यक्तित्व थे। उन्होंने देश के लिए, हमारे प्रदेश के लिए बहुत काम किए, लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाई। ऐसे विशाल व्यक्तित्व की जयंती समारोह को किसी राजनीतिक मकसद के लिए इस्तेमाल करना मुझे ये सही नहीं लगता। मैं इस बात की निंदा करता हूँ और मैंने पहले भी इनेलो के साथियों से ये कहा कि अगर आप गठबंधन के तौर पे, राजनीतिक तौर पे इस कार्यक्रम को दिखाना चाहते हैं तो अलग से एक रैली करते, उसमें सभी नेताओं को बुलाते, तब पता चलता कि कितने नेता आ रहे हैं और कितने नेता नहीं आ रहे हैं। चौधरी देवीलाल जी के प्रति किसी के सम्मान को अपनी राजनीतिक परिभाषा में फिट करके इनेलो जिस स्तर तक वो जा चुके हैं राजनीति में, जिस रसातल पर जा चुके हैं, उसी का परिचय इनेलो द्वारा दिया जा रहा है। मुझे ये कहीं से भी सही नहीं लगता है। इंडिया अलायंस की स्थापना की है, जो चल रहा है उसमें मैं एक इसके बाद इंडिया अलायंस की स्थापना की है और उसमें बहुत सारे दल ऐसे हैं जो दूर प्रतिद्वंदी
जो माने जाते हैं, जैसे आम आदमी पार्टी लगाएं, कांग्रेस लगाएं, अपनी प्रतिद्वंदता उनकी नज़र आ चुकी है शुरू से। तो क्या जिनके सम विचार नहीं है, सम जो उनके कार्यक्रम नहीं है, तो एजेंडे भी नहीं है उनके, तो ऐसे में क्या जो अपेक्षित नतीजे हैं वो आ पाएंगे? जब भी गठबंधन बनता है तो वो किसी कॉमन एजेंडा पर बनता है, और इंडिया गठबंधन का कॉमन एजेंडा क्या है? इंडिया गठबंधन का कॉमन एजेंडा लोकतंत्र को बचाना, देश को मोदी सरकार की तानाशाही से मुक्त कराना। इसी आधार पे ये सारी 26-28 पार्टियां एक टेबल के ऊपर इकट्ठा हुई और इन्होंने विचार विमर्श शुरू किया और ये मन बनाया कि देश में लोकतंत्र बहुत महत्वपूर्ण है। लोकतंत्र रहेगा, संविधान रहेगा तो चुनाव प्रक्रिया रहेगी, तो पार्टियां रहेंगी, तो सरकारें आती जाती रहेंगी। लेकिन अगर लोकतंत्र ही नहीं रहेगा तो फिर ये सारी प्रक्रियाएं भी बंद हो जाएंगी। इसलिए इन सभी पार्टियों ने लोकतंत्र को बचाने के लिए एक मंच पर आना स्वीकार किया। लोकसभा चुनाव के लिए एक कोऑर्डिनेशन कमेटी इन सभी पार्टीज़ की बनी है। वो कोऑर्डिनेशन कमेटी तय करेगी कि कहाँ सीट शेयरिंग होगी, कहाँ नहीं होगी, कहाँ किसको कितनी सीटें मिलेंगी। जब उसके ऊपर विचार होगा तो उसी आधार पे उस निर्णय को स्वीकार करते हुए आम आदमी पार्टी हरियाणा यूनिट अपने हाईकमान के निर्णय को स्वीकार करते हुए उस पर फैसला लेंगे। अभी तक ये तय है कि 90 की 90 विधानसभा सीटों पर आम आदमी पार्टी अपने दम पर चुनाव लड़ने जा रही है। किसी प्रकार का कोई भी समझौता विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी किसी भी दल से नहीं करेगी। हम अपने सभी जिलों के अंदर, ब्लॉक के अंदर, सर्कल लेवल तक के संगठन का अनाउंसमेंट 10 लोकसभा सीटों पर, 90 विधानसभा सीटों पर कर चुके हैं। हम आगे गांव स्तर की यूनिट का और बूथ स्तर की यूनिट का निर्माण भी सभी 10 लोकसभा सीटों पर और सभी 90 विधानसभा सीटों पर करने जा रहे हैं। हमारी पूरी तैयारी है। हाईकमान जैसा आदेश करेगा हम उसके अनुरूप कार्य करने के लिए तैयार हैं। तो अलायंस सिर्फ लोकसभा के लिए होगा? निश्चित है, जो अलायंस बना है, इंडिया गठबंधन बना है, वो लोकसभा चुनाव के मद्देनजर बना है। उसका विधानसभा चुनाव से कोई लेना देना नहीं है। और विभिन्न राज्यों में अगर आप देखेंगे तो फिलहाल भी आम आदमी पार्टी छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान सभी जगहों पर पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ रही है और घटक दल भी चुनाव लड़ रहे हैं वहाँ पर। मुख्यमंत्री जी का जनसंवाद कार्यक्रम आपने देखा है, अब जो सांसद हैं वो भी जनसंवाद करने जा रहे हैं, ड्यूटियाँ लगा दी गई हैं उनकी, कैसे देखते हैं जी? मैं तो इसको इसी प्रकार देखता हूं। मैं देखना चाहता हूं, मुख्यमंत्री जी तो महिलाओं को रोजगार का सवाल पूछने पे चंद्रयान पे भेजते थे। सांसद क्या करेंगे मैं देखना चाहता हूं। एकाध जगह पे जो मंत्रियों ने जनसंवाद किया वहां पर मुख्यमंत्री जी के जनसंवाद का और बिगड़ा हुआ रूप नजर आया, जहां आशा वर्कर्स को बोलने नहीं दिया गया, आशा वर्कर्स को प्रोग्राम में घुसने नहीं दिया गया। ये अहंकार की पराकाष्ठा है। भारतीय जनता पार्टी इस वक्त अहंकार के चरम पर है और ये कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि। तो ये एक खट्टर साहब थे, वही भारतीय जनता पार्टी का नाम रोशन कर रहे थे, नाम खराब कर रहे थे पूरे हरियाणा के अंदर। और अब अगर 10-10 सांसद जुट जाएंगे और मंत्री भी साथ में जुट जाएंगे तो हरियाणा की जनता तक बीजेपी के अहंकार को, बीजेपी के घटिया काम करने के तरीके को, बीजेपी के फेलियर्स को पहुंचाना और ज़्यादा आसान हो जाएगा। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के तमाम सांसद, मंत्री और मुख्यमंत्री मिल करके हम लोगों के लिए चुनाव प्रचार करने के लिए उतरें। हम स्वागत करते हैं, कीजिए, जनता को और आपका चेहरा नज़र आएगा। महिला सशक्तिकरण बिल पेश हुआ है, उसके बारे में देखिए, ये महिला सशक्तिकरण बिल या महिला आरक्षण बिल, इसको भारतीय जनता पार्टी प्रचारित करने की कोशिश कर रही है। दरअसल ये भारतीय जनता पार्टी का महिला बेवकूफ़ बनाओ बिल है। क्या इस जो ये बिल लाया गया, जो ये कानून बनाया गया, मैं पूछना चाहता हूँ, खट्टर साहब आके स्पष्ट कर सकते हैं, वो कर दें, मोदी साहब कर सकते हैं, वो कर दें। क्या इस आरक्षण कानून से 2024 में हरियाणा की विधानसभा में 33% विधायक महिलाएं चुनकर आ जाएंगी? क्या इस आरक्षण कानून से देश की संसद में 2024 के चुनाव में 33% महिला सांसद चुन के आ जाएंगी? इसका उत्तर है नहीं। 2029 में भी नहीं। भारतीय जनता पार्टी ने इस बिल के अंदर, इस कानून के अंदर ऐसे प्रावधान कर दिए हैं जिससे 2039 से पहले मुमकिन नहीं लगता कि 33% विधायक या सांसद महिलाओं के रूप में विधानसभा और संसद के अंदर पहुंच सकती हैं। इसलिए ये भारतीय जनता पार्टी की सोची समझी साजिश है। जिस बिल के लिए, जिस कानून के लिए महिलाएं दशकों से प्रयास कर रही थी, उस कानून को महिलाओं से 15-20 साल और दूर धकेल दिया भारतीय जनता पार्टी ने इस कानून के जरिए। इसलिए उनकी ये चाल अब पूरे देश के सामने बेनकाब हो चुकी है। जो वो वाहवाही प्रोपेगेंडा करना चाहते थे, वाहवाही लूटना चाहते थे, देश की महिलाओं ने उसको पूरे तरीके से नकार दिया है। इसलिए आपने देखा होगा
कि जैसे इनके प्रोपेगेंडा का ढोल फटा, भारतीय जनता पार्टी स्टेप बैक करके मुद्दा बदलने की फिराक में है, किसी और मुद्दे की तरफ जाने की दिशा में है। जो महिलाओं के आरक्षण के मुद्दे पर जो स्पेशल सेशन बुला करके जिस तरीके से प्रोपेगेंडा करने की कोशिश की गई थी, वो पूरी तरह से फेल हो चुका है। फिर सर सपोर्ट तो आपने भी किया ना, आपकी पार्टी ने। हम तो हमेशा से चाहते थे कि महिला आरक्षण, अधूरे बिल को सपोर्ट क्यों किया? मैं बता रहा हूं कि क्योंकि हम महिला आरक्षण के समर्थन में हैं और आम आदमी पार्टी हमेशा से ये चाहती है कि महिलाओं की भागीदारी समाज में भी और राजनीति में भी होनी चाहिए। लेकिन इस वक्त जो संसद के अंदर दलों की स्थिति है, उसमें किसी भी और स्वरूप में महिला आरक्षण बिल संसद के समक्ष नहीं था। जिस स्वरूप में भी वो मौजूद था, हमने उसके विरोध को उचित नहीं समझा, क्योंकि उसका क्रक्स वही है। महिला आरक्षण के बारे में बात हो रही थी। जब हमारी सत्ता होगी, जब हम संसद के अंदर बहुमत में होंगे, तो हम इसके प्रावधानों में बदलाव करके इसको तुरंत लागू करने का कार्यक्रम भी लेकर के आएंगे। भारतीय जनता पार्टी से जो हमने पहली ईंट रखवानी थी रखवा ली, बिल्डिंग बना करके रिबन हम ही काटेंगे, चिंता मत। संसद में कल बयान सुना होगा आपने, बीएसपी के सांसद पर जो टिप्पणी की है उसको लेकर क्या? देखिए, भारतीय जनता पार्टी, अरविंद केजरीवाल जी ने कुछ समय पहले कहा था कि पूरे देश में सब गुंडे, मवाली, टुच्चे, लफंगे, अनपढ़ चुन चुन के किसी एक पार्टी में इकट्ठा हो गए। आज पूरे देश में किसी को ये बताने की ज़रूरत ही नहीं कि वो कौन सी पार्टी है। अपने व्यवहार से ये लोग अपने आप लोगों को ये बता रहे हैं कि गुंडे, मवाली इकट्ठा होकर के राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं और सभी शरीफ लोगों को, आम लोगों को, आम समाज को इन गुंडे मवालियों को राजनीति से बाहर रखना है। ऐसा धीरे धीरे लोगों का मन बनाते जा रहे हैं। इनकी यही हरकतें इनको लेकर के डूबेंगी आने वाले समय में, आप देखिएगा। अम्बाला में बीजेपी के नेता गिरफ्तार हुए हैं जी। ओएसडी बता रहे थे गृह मंत्री जी का, और पैसे 28 लाख रुपए की बरामद हुई है। मैं अपना वही बातें दोबारा दोहरा सकता हूँ कि पूरे देश के लुच्चे, लफंगे, डाकू, लुटेरे सब लोग एक पार्टी में आकर के इकट्ठा हो गए हैं। वो कौन सी पार्टी है, आप बाहर सड़क चलते भी किसी भी व्यक्ति से पूछ लेंगे, वो आपको एक ही पार्टी का नाम देंगे। आप कुछ पूछ रहे थे कनाडा वाले। देखिए, हम लोगों को भी ये सारा वाकया, ये सारा किस्सा जो अभी चल रहा है, ये हमारे संज्ञान में भी आया है और कुछ बच्चों के कंसर्न है, कुछ फैमिलीज़ के कंसर्न है जिनके बच्चे कनाडा में हैं। लेकिन हम पूरी तरह से ये स्पष्ट करना चाहते हैं कि ये भारतीय संप्रभुता का मामला है, भारत के विदेश मंत्रालय से जुड़ा हुआ मामला है और भारत का विदेश मंत्रालय इस पर जो भी फैसला लेता है, आम आदमी पार्टी पूरी ताकत से अपने देश के साथ, अपने देश की सरकार के साथ खड़ी है। धन्यवाद।